हेलो दोस्तों। समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय इतिहास के पाठ 1 को देखेंगे। 1 में है यानी कैसे, कब और कहाँ। तो इस अध्याय के बारे में हम लोग पहले ही 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं और पढ़ और समझ चुके हैं। आज हम इसके जो बचे हुए भाग है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सीधे से चलते हैं इसके बचे हुए भाग पर। आज हम देखेंगे हम किस तरह जानते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने जो बचे हुए जो भाग है उस पर। हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो मुख्य जो बातें हमें पढ़नी है वह है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। उसके आगे इसमें दिया हुआ है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। आगे है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। तो इसी के साथ हमारा जो यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम बारी बारी से इन सबको देखते हैं। यह बॉक्स में दिया हुआ है कि गृह विभाग को भेजी रिपोर्ट। गृह विभाग को भेजी रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनमें कुछ नमूने इस प्रकार दिया हुआ है। जो इस पहला जो इसमें है मुंबई। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर है। कराची का क्या हाल था। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोहियों भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और यहाँ कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए। आगे शुरू करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता यह है कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसला, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी होता है। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव
और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन भी एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। यहाँ दिया हुआ है कि एक चित्र दिया हुआ है। यह चित्र है, यह भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था इसको। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। आगे है, इसमें दिया हुआ है एक पौधा, शरीफा का पौधा दिया हुआ है। 1770 का दशक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ इसमें है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूनों और उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और उससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता था। जो चित्र जो है वहाँ से बनाया गया। आगे देखते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं और स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी कराए जाते थे। आगे है अधिकृत रिकॉर्ड्स। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स है। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी
और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती थी कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। इन बातों को जानने के लिए हमें किन्हीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे यह पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ा और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, आपको यह समझ में आने लगेगी। इसमें दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। यह है बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंस से द्वारा बनाई गई तस्वीरें 1832। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। इतिहास चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप को खास तौर से जोर देना चाहता है। आगे इसमें भी दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोही तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा और भी कुछ लिखा हुआ है बॉक्स में, यहाँ पर दिया हुआ, इंसानों के खाने लायक नहीं है। यहाँ जो दिया हुआ है, इंसानों के खाने लायक नहीं है, तो इंसानों के खाने लायक नहीं, क्या खाने लायक नहीं है भाई? तो आगे देखते हैं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। इसमें क्या है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। तो यह है काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो इस चैप्टर से हमें जानकारी मिलती है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। और
जो बचे हुए जो हमारे जो अभ्यास है फिर से याद करें और आइए विचार करें। इससे हम अगले वीडियो दूसरे वीडियो में इन सबों को हम देखेंगे समझेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर छोड़ते हैं।